जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर को पाकिस्तान की अस्करी तारीख में अहम और बुनियादी तब्दीली करार दिया है। इनका कहना है कि बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र मल्टी डोमेन ऑपरेशन को मजीद मजबूत बनाना नागुज़ीर हो गया है, जिसके लिए तीनों अफवाज का एक मुतहद और मरबूत निज़ाम का होना बहुत ज़रूरी है। फील्ड मार्शल के मुताबिक हर सर्विस अपनी इनफरादियत और ऑपरेशनल खुद मुख्तारी बरकरार रखेगी, जबकि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर तीनों अफवाज के दरमियान हम आंगी और राब्ताकारी का किरदार अदा करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नया अस्करी ढांचा पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये नया मल्टी डोमेन सिस्टम अब इंट्रोड्यूस करवाया गया है, मुत्तहदा हेडक्वार्टर बना लिया गया है, तो इसकी अफादियत को आप किस तरह बेहतर समझते हैं कि इससे पाकिस्तान के ऑपरेशंस बेहतर हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक वक्त की जरूरत थी। जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पे कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की कमांड तब भी जो है वो फौजी जर्नैल के पास जो है वो हुआ करती थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कभी भी जंगी हालत के अंदर जो कमांड है वो आपको सिर्फ जो अथॉरिटी मिलती है, यानी कि जंग करने का हुक्म या रोकने का हुक्म, वो आर्मी चीफ देते हैं और वो एयरफोर्स और नेवी पे उसका इतलाक होता है। जैसे कि अभी भी आपको याद होगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने फिर एयरफोर्स को जो है वो प्लान दिया, जो कि एयरफोर्स के साथ मिलकर उन्होंने आर्मी ने बनाया था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट ने। तो उसके ऊपर जो है फिर वो जो एयरफोर्स अपने तौर पे खुद इनिशिएटिव नहीं ले सकती। इसी वजह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी मार्शल ऑफ द एयर फोर्स जो है वो उनको क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन वो मार्शल ऑफ द एयर फोर्स इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि डिसीजन टू गो इनटू अ वॉर वो आर्मी चीफ का जो है वो शवाबदीद होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो है जब पाकिस्तान का जब कमांडर इन चीफ का ओहदा खत्म हुआ और याहिया खान आखिरी कमांडर इन चीफ थे, उसके बाद टिक्का खान साहब जो है पहले आर्मी चीफ के तौर पर आए, तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर जब अफगानिस्तान का ये सिलसिला शुरू हुआ तो उस टाइम पे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने जो है वो ये सोचा कि हमें जो है ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर बनाना जो है वक्त का तकाजा है, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन जो है और नेवी की वो बड़ी जरूरी है। इसी तरीके से फिर वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता गया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन जो है वो आया, यानी कि जिससे हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी और फिर उसके अंदर जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन थी वो भी साथ शामिल हुई। लेकिन क्योंकि जो ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर था उसके पास कोई बकायदा ट्रुप्स नहीं थे, यानी कि उनके पास जो है वो कोई फौज नहीं थी, जो वो सिर्फ एक डेस्क जॉब थी। अब जो वक्त का तकाजा हुआ तब्दील और पाकिस्तान और जो भारत की जंग हुई उसके बाद जो डायनेमिक्स थे, वॉर डायनेमिक्स, वो दुनिया में तब्दील होते नजर आए और हमने देखा कि किस तरीके से जो एयर सुपीरियोरिटी थी उसने एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में, मार्का जो है वो अबूर किया और हमें अल्लाह ताला ने फतह से हमकिनार किया। और अगर हम जो है वो आखिरी ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अगर तकरीर सुन लें जो उन्होंने आखिरी दिन की, उसके अंदर उन्होंने ये बोला 26 नवंबर को कि मेरे ही जो है वो ये बुनियादी आइडिया जो था, मैंने कहा, मैंने सिफारिश की कि जी हमारे पास एक कमांडर डिफेंस फोर्सेस होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो फजूल का वावेला है वो तो खत्म हो जाना चाहिए। दूसरी जानिब जो है इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वो अंडर द ज्वाइंट चीफ जो है वो उसके बजाय वो आर्मी चीफ के पास चली जाएगी, जो कि कमांडर डिफेंस फोर्सेज होंगे। और ये इसका नाम जो इंडिया के अंदर है वो है कमांडर डिफेंस सर्विसेज, CDS कहलाता है। और वहां पहले जो CDS थे वो जनरल बिपिन रावत थे। बिपिन रावत का जब एयर क्रैश हो गया तो फिर जनरल अनिल चौहान जो है वो इस टाइम पे उनके CDS हैं। और CDS का मॉडल जो है वो बरतानिया में भी जो है वो वहां नजर आता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई अनहोना चीज जो है वो यहाँ कर रहे हैं, ये दुनिया के अंदर और भी मुमालिक में हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें इससे देखना ये चाहिए कि हमारी क्या कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, तो बिल्कुल होगी। अब इसमें एक पहलू बड़ा अहम है और वो है
स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का। जी बिल्कुल। जब दुनिया के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड होती है, यानी कि जिनके पास मिसाइल और जो मिसाइल की एंटी टेक्नोलॉजी होती है वो भी शामिल है। लेकिन आज इसमें एक और चीज भी आई है और वो है ड्रोन स्वार्म अटैक्स। ड्रोन के जरिए जो एक बड़ा स्वार्म अटैक है वो भी लॉन्च होता है। तो ये सारा का सारा जो मिलिट्री इनिशिएटिव है ये उसके ऊपर होता है। और इसी तरह से मिसाइल कमांड अथॉरिटी जो है वो भी इसके नीचे आ गई है। तो जो बदलते हालात हैं, चैलेंजेस हैं, अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। जो लोग कहते हैं कि जी अफवाज पाकिस्तान के पास जो है वो क्यों अथॉरिटी है, नेवी और एयरफोर्स के पास क्यों नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हजूरे वाला मसला ये है कि इस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी ने तकरीबन 68,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। तो आप मुझे बताएं नेवी और एयरफोर्स ने कितने किए हैं? आपने कभी सुना? तो फिर इसका मतलब है अफवाज ही है ना जो बुनियादी तौर पे सामने जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। हाँ, नेवी और एयरफोर्स उनकी असिस्टेंस में जो है वो आते हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। अब मेरा ख्याल है कि ये तो मैंने आपको इसको पूरी तफसील से जो है बयान कर दिया। अच्छा ये बताएं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये बताएं कि इस नए निजाम से जंग या आगामी सूरत हाल में फैसला साजी पे क्या मुस्बत असरात पड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है क्विक डिसीजंस लेना, यानी कि अगर वो न्यूक्लियर डोमेन के अंदर हो रही है तो भी, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, ये ना भूलिए कि दुनिया के 7 बड़े जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नंबर अल्हम्दुलिल्लाह 4थे नंबर पे आता है। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है भारत के साथ। हम मिनिएचराइजेशन के अंदर डील कर रहे हैं, यानी कि हम छोटे बम जो है वो बना सकते हैं, जो हम आर्टिलरी शेल्स के जरिए, तोपखाने के जरिए जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। हमने जो नसर मिसाइल बनाया है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की रेंज है, जिससे जो इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, मलिया मेट हो गया। इसलिए जो अब सूरत हाल है उसको हमें बड़ा गौर करना है कि जो पाकिस्तान के हवाले से जो अब सूरत हाल है उसमें कोऑर्डिनेशन बड़ी जरूरी है और जो इमीडिएट डिसीजन हैं वो लेने हैं और एयरफोर्स के साथ। और क्योंकि ये रियल टाइम, आपने एक लफ्ज सुना होगा कि पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल था जो भारत की जंग के साथ, उसमें हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो नजर आ रही थी, यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा होता था वो एक जो GHQ का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो तमाम चीजें खुद मॉनिटर कर रहा होता था और ऐसा जैसे जंग में अमली तौर पर वो शामिल है, वो देख रहा होता था। तो ये जो इससे, क्योंकि उसी वक्त, वरना ये होता है कि डिसीजन जनाब ठीक है वो जी एयरफोर्स वालों के पास जाएगा, फिर ज्वाइंट हेडक्वार्टर आएगा, फिर वहां से वो लिखा जाएगा, फिर उसके अंदर ताखीर का एहतमाल रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये क्विक जो डिसीजन ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि साइबर वारफेयर, हाइब्रिड खतरात और इंफॉर्मेशन वार के तनाजर में ये मॉडल कितना कारगर साबित हो सकता है? बहुत कामयाब है, क्योंकि आप देखें साइबर डोमेन के अंदर के लिए नई चैलेंजेस थे। अब आप देखें कि बकायदा साइबर डिविजन्स बनते हैं, इसी तरीके से दीगर ममालिक में मौजूद हैं, बरतानिया में मौजूद हैं। अब वो वाले सोल्जर्स मौजूद हैं, वो वाले सिपाही और वो मौजूद हैं जो बकायदा साइबर डोमेन में काम कर रहे हैं। उनके पास जो है बंदूकें पिस्तौलें नहीं होती, लेकिन उनके पास जो है वो साइबर वॉरफेयर के और ऑप्स के अंदर जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसके अंदर उनकी महारत होती है। आप देख लें ISPR का इदारा कितना, मतलब एक जमाना था जब ISPR की पोस्टिंग को आखिरी पोस्टिंग तस्वर किया जाता था, लेकिन अब ये इसके अंदर जो लोग अल्फा लेते हैं, यानी कि A+ लेते हैं आर्मी में, उनको जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर जो होते हैं उनको ISPR भेजा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में साइबर डोमेन के अंदर। तो और फिर आप देखें कि जो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर दुनिया में कैसे नैरेटिव, आप भारत की मिसाल ले लेना कि उन्होंने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है, जिस तरीके से वो हिटलर जो उसके रूस के जो सदर थे, उनका एक मुशीर था, वो ये कहा करता था कि एक झूठ को इतना तसल्ली से और इतना तवातर से बोलो कि वो सच लगने लगे। तो वही भारत आप देखें कि उनका नैरेटिव बिल्डिंग, ये जो उन्होंने बकायदा रॉ ने सेल्स कायम किए, जिसको हम जो है वो कहते हैं, क्या इसका नाम है, डिसइंफो लैब और एक्सेट्रा, ये तमाम के तमाम आखिर क्या थे? ये लोगों को वरगला रहे थे। अपने मुल्क में उनका ये भांडा फूटा। आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो पाकिस्तान को मलिया में
कर दिया। ये तो बाद में पता चला जब ट्रंप साहब ने उनका जो है वो जनाजा निकाला। तो इस वजह से मसला यहाँ ये है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो दुनिया के अंदर एक बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। सही। अच्छा ये बताइए कि क्या मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के बावजूद तीनों अफवाज की खुद मुख्तारी और इनफरादी शनाख्त जो है वो बरकरार रहेगी? बिल्कुल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में क्या, जब ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर था तो किसी की कोई तशख्खुस को खराबी हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। किसी के साथ कोई मसला हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो बिल्कुल आर्मी और नेवी और एयरफोर्स उनके अपने अपने कमांडर्स मौजूद हैं, उनके अपने अपने सर्विसेज चीफ मौजूद हैं, उनकी अपनी डोमेन है। सिर्फ बेटर कोऑर्डिनेशन और जो मुमकिन खतरात हैं उनसे निपटने के लिए एक ऐसा हेडक्वार्टर बनाया गया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ। अभी इतलात मिली है कि जी टेररिस्ट जो है वो इस टाइम पे फर्ज कर रहे हैं जो है वो कुन्नड़ से जो है वो पाकिस्तान में जो है वो दाखिला कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या करें? ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर को लिखें, उसके बाद जो है वो वहां मुतल्लिका एयरफोर्स वालों को बताएगी और एयरफोर्स जो है फिर इसी तरह से अपने मिलिट्री जो उनका एयरफोर्स ऑपरेशन है उनको बताएगी और फिर वो कोऑर्डिनेशन करेंगे आर्मी से कि हाँ जी कहाँ होगा। ये फिर जो घंटों के डिसीजन थे वो फिर मिनटों के अंदर हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और इससे किसी का तशख्खुस जो है वो मजरू नहीं होता। जी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल खुसूसन भारत और अफगानिस्तान के तनाज़ुर में इस तब्दीली को कैसे देखा जाना चाहिए? पूछना चाह रहा हूं कि खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल खुसूसन भारत और अफगानिस्तान के तनाज़ुर में इस तब्दीली को कैसे देखा जाना चाहिए? खित्ते की सूरत-ए-हाल के अंदर मैं अभी क्योंकि आज ही वापस आया हूं, मैं कतर गया हुआ था, जो सीरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, नॉर्वे के जो है वो वजीर आजम से, जो नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई। इसी तरीके से दीगर लोगों के साथ लबनान के वजीर आजम से मुलाकात हुई, एस्टोनिया की वजीर आजम से मुलाकात हुई। तो उनके अंदर पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा मस्बत रवैया मैंने देखा है और खित्ते के अंदर जो तब्दीली हो रही है उसको वो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में पॉजिटिव निगाह से वो देखते हैं। तो इसके अंदर हमें मेरे ख्याल में वो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, कंसर्न जरूर रहना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जो अफगानिस्तान और जो भारत है वो मिलके एक पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिसमें वो खुद फंसते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। भारत तो आइसोलेशन का शिकार हुआ, अफगानिस्तान तो कभी भी जो है वो आइसोलेशन से बाहर नहीं निकल पाया। मेरी क्योंकि वहाँ अफगान तालिबान का ऑफिस भी है, आपको पता है, दोहा के अंदर मेरी वहां भी मुलाकात हुई है उनसे और मैंने उनको पाकिस्तान का मौकफ बड़ा खुल के बयान किया और उनके पास जो उन्होंने अल्फाज कहे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पाकिस्तान के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत मामला जो है वो सुधर जाए। तो मेरा ख्याल है कि कतर हो गया, तुर्किया हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये हमारे, और सऊदी अरब हो गया, ये हमारे ममालिक हैं जो मेरे ख्याल में एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अफगानियों को हिदायत देगा ताकि हम कम से कम अपना वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसको सिक्योर कर सके। सही। अच्छा अब्दुल्ला मीर गुल साहब, अभी आप चूंकि दौरा भी करके आए, आपने बहुत आलमी लीडरों से मुलाकातें भी हुई, तो अभी आप क्या समझते हैं कि नियर फ्यूचर में को हमारे हालात जो है वो अफगानिस्तान के साथ बेहतर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और ये जो दहशतगर्दी की लहर आई है इसमें इसका खात्मा हो सकेगा? देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी क्योंकि भारतीय पैसा लगा हुआ है वहां और वो उसको जायल होने में, उस असरात को जायल होने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये एक दिन में ऐसे हालात, जो टेंशन थी ये बनी नहीं थी और एक दिन में ये टेंशन जो है वो सीधी नहीं होंगी। इसलिए एक ख्वाहिश वहां मौजूद है। मैंने देखा कि कतर में मैंने जो मुलाकात की उसमें उनके पास एक ख्वाहिश मौजूद है। इसी तरीके से दीगर लीडरशिप से जो मेरी वहां गाहे बगाहे अफगानिस्तान के अंदर बातचीत चलती रहती है, उससे मुझे यही अंदाजा होता है कि वहां एक ख्वाहिश है, लेकिन एक वहां ग्रोह ऐसा भी है जो पाकिस्तान ताला उनको बातचीत के जरिए हल करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगले साल वस्त तक जो है हम कोई बेहतरी की तरफ जो है वो जाना शुरू होंगे इंशाल्लाह। जी अब्दुल्ला मीर गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। अब्दुल्ला मीर गुल साहब का कहना है कि उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह जो हमारे अफगानिस्तान के साथ हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और आस्ता आस्ता ये जो दहशतगर्दी का मामला है इससे भी हम निकल जाएंगे। इससे पहले वो बात कर रहे थे कि डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर का कयाम जो है वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इससे जो आगामी सूरत हाल या जंग की सूरत हाल में डिसीजन लेने में ज्यादा फुर्ती होगी और बेहतर अंदाज में, मजबूत अंदाज में हम फौजी
ऑपरेशंस को आगे चला सकेंगे। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी और डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर का क़याम बहुत अच्छा इकदाम है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्ताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमान गिरामी का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।